हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान कक्षा 9 पाठ 4 परमाणु की संरचना। तो बच्चों, पिछले पाठ में पाठ 3 में आपने क्या पढ़ा था? परमाणु और अणुओं के बारे में, कि परमाणु क्या होते हैं और अणु क्या होते हैं। तो अब आप इस पाठ में क्या पढ़ रहे हो? परमाणुओं की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो यह हमारा पाठ का नाम है, पाठ 4। तो बच्चों, पाठ में पिछले पाठ में आपने इसके बारे में पूरा विस्तार से पढ़ लिया था कि परमाणु क्या होते हैं। परमाणु जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? अणुओं से मिलकर बने होते हैं। और बहुत सारे जो हमारे पदार्थ होते हैं उनका जो भी अस्तित्व होता है वो किसकी वजह से होता है? परमाणुओं की वजह से ही जो है पदार्थों का अस्तित्व बनता है। हमारे यहाँ पर जितने भी विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं उनका अस्तित्व क्या है? परमाणुओं के कारण ही बना होता है। तो अब आपने देख लिया, सबसे पहले हमने जब पाठ पढ़ा था तो उसमें क्या था कि तत्व क्या हैं। फिर आए हमारे वैज्ञानिकों ने तत्व की खोज की। तत्व के बाद उन्होंने अणु और परमाणुओं की खोज की। फिर हमारे जो वैज्ञानिक थे धीरे धीरे उन्होंने और इसके बारे में गहन अध्ययन शुरू कर दिया। तो फिर उन्होंने जो है पूरे हमारे परमाणु की संरचना किस तरह से की, उसके बारे में आप इस पाठ में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपको यह पाठ बहुत ही सरल लगेगा और अच्छा भी है पढ़ने में। और आपको ये पाठ से पता लगेगा कि वैज्ञानिकों ने किस तरह से जो है सर्च करके किस तरह से जो है हर चीज़ की खोज की है। तो शुरू करते हैं बच्चों हम पाठ। अध्याय 3 में हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बने हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व जो है वो उन परमाणुओं के कारण होता है जिनसे वह बने हैं। अभी आपको हमने यही बताया कि सभी पदार्थों का अस्तित्व किससे होता है? परमाणुओं के कारण होता है। अब प्रश्न उठता है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न क्यों होता है। अब देखो, एक तत्व का परमाणु क्या है, दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न क्यों है? क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं जैसा कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था, या परमाणुओं के भीतर छोटे अन्य घटक भी विद्यमान होते हैं? इस अध्याय में हमें इन सब प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। अब देखो कितने सारे प्रश्न हो गए यहाँ पर कि एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से अलग क्यों है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपके सामने क्या आया? क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं? मतलब उनको आप कितना भी वो कर सकते हैं, जैसा कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया कि परमाणुओं के भीतर बहुत से ऐसे घटक भी विद्यमान होते हैं। तो अब ये 2 प्रश्न हैं, इनका उत्तर आपको जब हम ये आगे पाठ पढ़ेंगे उसमें मिलेगा। हम अपरमाणु कणों और परमाणुओं के विभिन्न प्रकार के मॉडलों के बारे में पढ़ेंगे। अब आप मॉडल से आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब जैसे आपकी जब छुट्टियां होती हैं तब आपको ग्रीष्म अवकाश, शीत अवकाश जब आपको मिलता है स्कूल में, तब आपको टीचर्स एक मॉडल बनाने को देते हैं। तो उसमें वो मॉडल किस लिए बनाने को दिया जाता है बच्चों को? ताकि बच्चे उसको बनाएं और सीखें कि किस तरह से जो है चीज़ें बनती हैं। और उनसे हमें आगे, जैसे आप जिस भी चीज़ का एक चित्र बनाओगे तो वो जब चित्र बना रहे होते हो तो आप उस चीज़ के बारे में पूरा एक अध्ययन करते हो, तभी बनाते हो ना। तो जिससे क्या होता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ जाता है और आपको पता भी लग जाता है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों का आपने इस्तेमाल किया और उनके इस्तेमाल से आपको फिर क्या उसका हल मिला, परिणाम मिला। तो समझ में आया? आगे देखो, 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी परमाणु की संरचना
और उसके गुणों के बारे में पता लगाना। परमाणुओं की संरचना को अनेक प्रयोगों के आधार पर समझाया गया। अब 19वीं शताब्दी आ गई। पहले आपने देखो पढ़ा था जब हमारे वैज्ञानिकों ने खोज शुरू की थी वो 1600 ईस्वी थी, फिर 1700 आई, फिर अब कौन सी आ गई 19वीं। तो 19वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों के सामने एक बड़ी चुनौती क्या थी कि परमाणु की संरचना और उसके गुणों के बारे में कैसे पता लगाया जा सके। परमाणुओं की संरचना को अनेक प्रयोगों के आधार पर जो है समझाया गया। परमाणुओं के अविभाज्य न होने के संकेतों में से एक संकेत स्थिर विद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों के अध्ययन से मिला। अब क्या है कि परमाणुओं के अविभाज्य ना होने के संकेत थे। एक संकेत में क्या आया कि जो हमारा यहाँ पे स्थिर विद्युत है और विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों का भी अध्ययन किया, तो फिर उसमें हमें क्या मिला कि पदार्थों में अवशोषित कणों की जो प्रकृति है उसको जानने के लिए हम यहाँ पर एक क्रियाकलाप करेंगे। वो क्रियाकलाप कैसे करोगे आप? सूखे बालों पर कंघी कीजिए। क्या कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है? पहले आपने कंघी लेनी है, उसको अपने बालों में फेरना है, फिर आपने क्या करना है, कागज के छोटे टुकड़ों पर उसको टच करना है। तो देखो कि क्या कागज के टुकड़े उस कंघी पर चिपक जाते हैं, यह आपको देखना है। फिर आप देखो कांच की एक छड़ को सिल्क के कपड़े पर रगड़ना है। क्या इस छड़ को हवा से भरे गुब्बारे के पास लाइए, क्या होता है? तो हवा का गुब्बारा है वो कांच की छड़ पर जो है चिपकेगा। इन क्रियाकलापों से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें क्या होता है, उनमें जो है एक विद्युत आवेश आ जाता है। यह आवेश कहाँ से आता है? जब दो चीज़ों को आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है कि उसमें एक विद्युत आवेश आ जाता है। तो यह आवेश कहाँ से आता है? इसका उत्तर तब मिला जब यह पता चला कि परमाणु विभाज्य है और अवशोषित कणों से बना है। मतलब परमाणु बहुत छोटे छोटे से उसमें अणु होते हैं, तभी तो वो विभाज्य होता है। और क्या है, और यह अवशेषित कणों से बना होता है। आपने देखा है ना, जब भी आप ये दो एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप देखोगे कि किस तरह से करंट सा आता है। तो उसको क्या होता है कि जब भी दो चीज़ों को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें क्या आता है, एक विद्युत आवेश आ जाता है, मतलब एक करंट आ जाता है। परमाणु में उपस्थित अवशोषित कणों का पता लगाने में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने योगदान दिया। कैसे योगदान दिया इसके बारे में देखो। 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है। अब वैज्ञानिकों को यह पता लग गया कि परमाणु हमारे क्या हैं, साधारण और अविभाज्य नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, जिसका पता किसने लगाया? जे टॉमसन ने लगाया था कि परमाणु जो है अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन में विद्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के लिए ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, जिसे उन्होंने केनाल रे का नाम दिया। ये किरणें धनावेशित विकिरण थी, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत था। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है। उनको क्या नाम दिया जाता है? उनको प्रोटॉन नाम दिया गया। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को ई के द्वारा और प्रोटॉन को पी के द्वारा दर्शाया
जाता है। अब देखो क्या आ गया, इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा कितने ज़्यादा अधिक है, 2000 गुना अधिक। 2000 देखो कितनी बड़ी संख्या है। और इनको क्या नाम दिया, प्रोटॉन नाम दिया गया। जो इलेक्ट्रॉन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई के द्वारा, और प्रोटॉन को हम किसके द्वारा करते हैं, पी के द्वारा हम दर्शाते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और इसका आवेश जमा 1 लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेश -1 माना जाता है। अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को ई के द्वारा और प्रोटॉन को हमने पी के द्वारा दर्शाया, और फिर इसका द्रव्यमान क्या आया, 1 इकाई और इसका आवेश जमा 1, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, -1 आवेश माना गया। अब आप देखो ऐसा माना गया कि परमाणु जो हैं वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं, जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते रहते हैं। यह भी प्रतीत हुआ कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं। अब जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने खोज की तो देखो कितना उनको पता लगा कि परमाणु जो हैं वो किससे बने हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से, जो कि परस्पर क्या है, अपने आप को एक संतुलित में रहते हैं आवेश में। और फिर जो प्रोटॉन है वो परमाणु के सबसे अंदर का भाग है, और इलेक्ट्रॉन को जो है आसानी से उसमें से निकाल लिया जाता है, लेकिन प्रोटॉन को नहीं। अब यह प्रश्न है कि ये कण परमाणु की संरचना किस प्रकार करते हैं। हमें इस प्रश्न का उत्तर आगे मिलेगा। अब ये देखिए एक प्रश्न आया है यहाँ पर, कैनाल किरणें क्या हैं। तो आपने इसके बारे में उत्तर लिखिए कि कैनाल किरणें क्या हैं। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले जो है इस गोल्डस्टीन ने 1866 में एक नए विकिरण की खोज की। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, जिसे उन्होंने कैनाल रे का नाम दिया। ये किरणें धन आवेशित विकिरण थी, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई। तो सबसे पहले उन्होंने इसकी खोज की, तो उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सी किरणों की खोज इसमें हुई। फिर दूसरा प्रश्न देखिए, यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटीन है तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं। तो इसका उत्तर है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटीन पर आवेश बराबर होता है, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटीन पर आवेश नहीं होगा। दूसरे शब्दों में यह एक उदासीन परमाणु वाली अवस्था है। अब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटीन पर क्या है, आवेश बराबर होता है, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटीन पर आवेश नहीं होगा। दूसरे शब्दों में यह एक उदासीन परमाणु वाली अवस्था हो गई। तो यह आपने दोनों प्रश्नों के उत्तर लिख लिए। अब आप आगे देखें कि परमाणु की संरचना। हमने अध्याय 3 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा, जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य और अविनाशी था, लेकिन परमाणु के भीतर उसके दो मूल कण कौन से थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस धारणा को गलत साबित कर दिया। अब यह जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित हैं। इसको समझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडलों को प्रस्तुत किया।
जे टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। तो देखो पाठ 3 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में आपने पढ़ा, जिसने क्या कहा, जिसने कहा कि परमाणु जो है अविभाज्य और अविनाशी हैं। लेकिन जब फिर उसके बाद क्या हुआ कि पता लगा कि उसके अंदर 2 मूल कण होते हैं, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई। तो डाल्टन ने फिर इस परमाणु सिद्धांत की धारणा को भी गलत कर दिया। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित हैं, इसको समझाने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने मॉडल बनाए। फिर तो जो मॉडल बने तो उसमें क्या हुआ, जे टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल जो है वो सबके सामने प्रस्तुत किया। अब आप आगे देखो, टॉमसन का परमाणु मॉडल। टॉमसन ने परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था। इसके अनुसार परमाणु एक धन आवेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे। तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हैं, जिसके अनुसार परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धन आवेशित गोले में तरबूज के बीज की तरह धसे हुए हैं। अब यह आप एक चित्र देख रहे हो, ये क्या है, टॉमसन का परमाणु मॉडल। अब ये देखो एक पूरा गोला है, उसकी जो उसके बाहरी परत है उसको क्या बोला उन्होंने, धनात्मक गोला, और अंदर छोटे छोटे से डॉट है, तो वो क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन। अब आपको समझ में आया ये इलेक्ट्रॉन किस तरह से दिख रहे हैं। अब आप देखो एक ब्रिटिश भौतिक शास्त्र जे टॉमसन, ये कब से कब तक थे, ये 1856 से 1940, और इनका जन्म हुआ 18 दिसंबर 1856 में मैनचेस्टर के कीचम हिल क्षेत्र में हुआ था। इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में उनको भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। 35 वर्ष तक वे कैम्ब्रिज में कैवेंडिश प्रयोगशाला के निर्देशक थे और उनके शोध के साथ सहयोगियों की भी आगे चलकर उनको क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। टॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु जो है वो धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। तो परमाणु क्या है, धन आवेशित गोले के बने हैं और उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। आपने जैसे देखा और आपको समझाया कि एक तरबूज ले लो, उसमें तरबूज के बीज जो होते हैं वो उसके अंदर धसे हुए ही होते हैं। तो इसी तरह से जो है परमाणु धन आवेशित गोले का बना है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो धसा हुआ है। और फिर दूसरा देखो आप, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन इसीलिए जो है परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। यद्यपि टॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा नहीं समझाया जा सका, जैसा कि हम आगे देखेंगे। आप अब आगे किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसमें क्या है, अब जो वैज्ञानिक अपनी अपनी खोज कर रहा था तो उन्होंने उसके मॉडल तैयार करने शुरू कर दिए। अब रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है इसके बारे में आप पढ़ो। अर्नेस्ट रदरफोर्ड यह जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित हुए। उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया गया।
इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे। सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। देखो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी तो अपना कितना दिमाग लगाया कि मैं किस पर ऐसा जो है मॉडल तैयार करूं कि लोगों को मैं समझा सकूं। तो उन्होंने क्या किया, एक सोने की पन्नी ली, ठीक है, और तेज़ गति में उन्होंने अल्फ़ा कणों को उस सोने की पन्नी पर टकराया। तो आगे देखो, अल्फ़ा कण द्विवेशित हीलियम कण होते हैं। अल्फ़ा कण क्या होते हैं, द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं। अतः ये धनावेशित होते हैं क्योंकि इनका द्रव्यमान 4u होता है। इसीलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फ़ा कणों में क्या होता है, पर्याप्त ऊर्जा होती है। यह अनुमान था कि अल्फ़ा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। क्योंकि अल्फ़ा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसीलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की। अब उनको पता लग गया कि जो यह अल्फ़ा कण हैं वो क्या हैं, वो सोने के परमाणुओं के अंदर मौजूद हैं, तो वो अपरमाणु कणों के द्वारा क्या होगा, विक्षेपित नहीं होंगे, जिसकी वजह से अल्फ़ा कण जो थे वो प्रोटॉन से क्या हुआ, भारी हो गए, और इसीलिए क्या हुआ, इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की गई। अब आप यह चित्र देख रहे हो, चित्र 4.2, इसमें क्या है, सोने की परत द्वारा अल्फ़ा कणों का प्रकीर्णन। तो कैसे है ये आप देख रहे हो, इसमें जो रेखा हैं वो क्या हैं, सोने के परमाणु, और ये जो छोटे छोटे बिंदु दिखाई दे रहे हैं अल्फ़ा के कण। तो अब देखिए आप किस तरह से ये हो रहा है। लेकिन अल्फ़ा कण जो हैं वो प्रकीर्णन प्रयोग ने आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया। इसमें हमें कौन से परिणाम मिले हैं उसके बारे में आप पढ़ेंगे। जैसे तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फ़ा कण सोने की पन्नी से सीधा निकल गए, तो फिर और कुछ कण जो हैं वो पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोणों में विक्षेपित हो गए। आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण जो है वो वापस आ गया। और रादरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उसी प्रकार ही अविश्वसनीय था जैसा अगर आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं तो वह लौटकर आपको ही चोट पहुंचाता है। अब रादरफोर्ड ने के अनुसार क्या यह परिणाम हुआ कि यह परिणाम जो है वो अविश्वसनीय था। जैसे अगर आपने क्या किया, एक 15 इंच के तोप के गोले को क्या किया, टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारा, तो वह लौट कर क्या करता है, आपको ही चोट पहुंचाता है। अब आप देखो, ई रदरफोर्ड 1871 से 1937 का ये एक वैज्ञानिक हैं हमारे रदरफोर्ड। इनका जन्म 30 अगस्त 1871 में स्प्रिंग ग्रोव में हुआ था। उनको नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। रेडियो धनता पर अपना योगदान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए वे बहुत प्रसिद्ध हुए, और इन्होंने देखो कितना अच्छा कार्य किया। तो इसके लिए इनको 1908 में क्या मिला, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अब आप इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकालेंगे और क्या समझेंगे कि अगर हम एक खुले मैदान में कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं, तो मान लो कि एक बच्चा अपनी आँखों को बंद किए हुए एक दीवार के सामने खड़ा है और उसे दीवार पर कुछ दूरी से पत्थर फेंकने को कहो, तो जब वो पत्थर दीवार से टकराएगा तो वो एक आवाज़ सुनेगा। अगर वह इसे 10 बार दोहराएगा तो वह 10 बार आवाज़ सुनेगा। लेकिन जब आँख बंद किया हुआ बच्चा
तार से घिरी हुई चार दीवारी पर पत्थर फेंकेगा तो अधिकतर पत्थर उस घेरे पर नहीं टकराएंगे और कोई आवाज़ नहीं सुनाई देगी, क्योंकि घेरे में बच्चे जो हैं बहुत सारे खाली स्थान हैं जिनके बीच से जो है वो पत्थर निकल जाता है। अब देखो ये कितना इजी है। अगर एक बच्चे को हमने खड़ा कर दिया और वो क्या कर रहा है, चारों तरफ उसके दीवार ही दीवार है, तो जब भी पत्थर फेंकेगा तो किसी न किसी दीवार से टकराएगा तो आवाज़ आएगी। अब अगर हम एक बच्चा ऐसे खड़ा है और चारों तरफ तारे ही तारे बांध दे और वो पत्थर फेंकेगा तो पत्थर तो तारों के बीच में से निकल जाएगा, तो किसी भी प्रकार का आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो इसी तर्क के अनुसार अल्फा कण परिकरण प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने नए जो है परिणाम निकाले। वो क्या थे कि परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। आप जैसे चित्र में देख रहे हैं। तो फिर क्या होता है, बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह हमें पता लगता है कि परमाणु में जो है वो धन आवेशित भाग बहुत कम है। बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे, जिससे हमें यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धन आवेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। तो इन आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 5 गुना छोटी है। अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का एक मॉडल, नाभिकीय मॉडल बनाया। उसके क्या वो थे मेन लक्षण, उसके बारे में आप पढ़ो। उसके मेन जो आपके सामने आएंगे, परमाणु का केंद्र धन आवेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। तो परमाणु का केंद्र क्या है, धनावेशित है, और इसे क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। और एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। अब आप आगे देखो, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। जब भी कोई व्यक्ति चीज़ बनाता है तो बहुत से लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि इसमें ये गुण अच्छे हैं, ये दोष हैं। तो अब देखो उस मॉडल में क्या कमियां निकाली गई। वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभावित नहीं था। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा। त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकृत करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो परमाणु अस्थिर होता, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी होते हैं। तो देखो किस तरह से है जो वो रदरफोर्ड के परमाणु की कमियां को निकाला गया। आगे देखो, बोर का परमाणविक मॉडल। अब बोर ने क्या बनाया, एक परमाणविक मॉडल बनाया। रदरफोर्ड के मॉडल पर बहुत सारी आपत्तियां हुई, तो फिर नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में सोचा, पढ़ा, और फिर उन्होंने क्या किया, और अपनी जो है उन्होंने जो नील्स बोर है उन्होंने अपनी बातों को सामने रखा कि क्या उनकी बातें थी। वो देखिए, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता।
तो देखा आपने कि नील्स बोर ने किस तरह से अपनी धारणा को प्रस्तुत किया। अब नील्स बोर जो हैं वो 1885 से 1962, उनका जन्म 7 अक्टूबर 1885 में कोपेनहेगन में हुआ था। 1916 में कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में उनका भौतिक शास्त्र का प्रोफेसर उनको नियुक्त किया गया। 1922 में उनको परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के लिए क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। प्रोफेसर बोर के विविध लेखों पर आधारित जो है वो 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई। पहली थी द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, फिर है एटॉमिक थ्योरी और फिर तीसरी है द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। इन कक्षाओं या कोशों को ऊर्जा स्तर कहते हैं। चित्र 4.3 में एक परमाणु के ऊर्जा स्तरों को दिखाया गया है। अब आप यह देख रहे हो किसी परमाणु में कुछ ऊर्जा स्तर कैसे, एक पहले डार्क बिंदु है, फिर एक सर्कल है, जो डार्क बिंदु है वो क्या है? नाभिक। फिर हमारा जो पहला सर्कल है वो है कक्ष के को n क्या है? 1। फिर दूसरा सर्कल है वो क्या है? हमारा कक्ष L n 2। फिर तीसरा सर्कल है वो क्या है? कक्ष M, वो क्या है? हमारा n 3। फिर चौथा सर्कल और बड़ा सर्कल जो बाहरी सर्कल है वो क्या है? हमारा कक्ष N, वो क्या है? n 4। तो यह हमारा क्या है? किसी भी परमाणु में कुछ ऊर्जा स्रोत। तो ये जो कक्षाएं हैं या कोश हैं KLMN या संख्या 1 2 3 4, इसके द्वारा हमें दिखाया गया है। अब आप आगे देखें, आगे है आपके प्रश्न पहला है हमारा, परमाणु उदासीन है। इस तथ्य को थॉमसन के मॉडल के आधार पर आपने स्पष्ट करना है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि परमाणु उदासीन है। अब इसका उत्तर लिखें। थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसीलिए परमाणु वैद्युत रूप में उदासीन होते हैं। दूसरा प्रश्न आप देखो, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणु कण विद्यमान है? तो इसका उत्तर है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में प्रोटोन नामक अपरमाणु कण विद्यमान हैं। समझ में आया आपको ये? अब तीसरा प्रश्न देखो, 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। तो अभी ये हमने आपको इन प्रश्नों से पहले ही इस मॉडल के बारे में आपको समझाया है। एक डार्क बिंदु बनाएं, उसको क्या लिखेंगे आप? नाभिक, और फिर सर्कल बनाने हैं KLMN और इनकी आगे मात्रा जैसे 1 2 3 4 से आपने इसको दर्शाना है। अब आप आगे देखें प्रश्न 4, क्या अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु की पन्नी से संभव हो सकता है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे नहीं, क्योंकि यदि हम किसी अन्य धातु की पतली पन्नी का प्रयोग करेंगे तो परिणाम प्राप्त करना बहुत मुश्किल होगा। यदि धातु की मोटी पन्नी का प्रयोग करेंगे तो अधिक संख्या में अल्फा कण पीछे की तरफ लौट आएंगे, जिससे परमाणु में धन आवेशित द्रव्यमान की स्थिति का सही पता नहीं लग जाएगा। तो अब समझ में आया इन प्रश्नों का उत्तर। आगे देखो आप, न्यूट्रॉन। 1932 में जे चैडविक ने एक और अपरमाणु कण की खोज निकाली जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। अंततः इसका नाम क्या पड़ा? न्यूट्रॉन।
हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। सामान्यतः न्यूट्रॉन को हमने किससे दर्शाया है? n से। और परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जा सकता है। अब आप यह एक और नीचे देख रहे हो किस तरह से ये चित्र है। अब पहले हम प्रश्नों के उत्तर करते हैं कि परमाणु के 3 अवपरमाणु कणों के नाम लिखिए। तो ये हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दूसरा प्रश्न है हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4U है और इसके नाभिक में वो प्रोटॉन होते हैं, इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? तो आप इसका उत्तर लिखें। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। चूँकि हीलियम परमाणु का द्रव्यमान 4U है और ये प्रोटॉन रखता है, 2 प्रोटॉन परमाणु द्रव्यमान को आधा आधा 2U में बांट लेंगे, अतः इसमें 2 न्यूट्रॉन होंगे क्योंकि प्रत्येक न्यूट्रॉन नाभिक में Lu द्रव्यमान के बराबर होता है। तो समझ आया इस प्रश्न का उत्तर। आगे देखो आप, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। तो परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए बोर और बेरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए, जिसे बोर बेरी स्कीम के नाम से जाना जाता है। तो क्या ये नियम है? इन नियमों के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को सूत्र 2n² से दर्शाया जाता है, जहां n कक्षा की संख्या का क्या है? ऊर्जा स्तर है। इसीलिए बच्चों इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या है? पहले कक्ष या k कोश में होगी 2 × 1² = 2 और दूसरे कक्ष में l कक्ष में क्या होगी? 2 × 2²। ये क्या हो जाएगा आपका 8। कैसे? 2 को 2 से करोगे आप 4, 4 को फिर 2 बार करोगे तो आपका आ गया 8। तीसरे कक्ष में m कोश की में क्या होगी? 2 × 3²। 2 तिया 6, 6 18 है तो 6 2 3 को हम 2 से करेंगे 6, 6 तो ये कितनी आ गई आपकी? 18। तो चौथे कक्ष में n कक्ष में क्या होगी? 2 × 4²। तो ये इसको आप 4 को 2 बारी गुना करोगे और फिर इसको 2 से गुना करोगे तो ये आपका क्या आ गया? 32। तो आप कैसे देखोगे? पहले 18 तत्वों की प्रामाणिक संरचना की व्यवस्था का चित्र है। सबसे पहले क्या है? ऊपर H और एक तरफ He। फिर नीचे आप देखिए LIBEBCNOFNE NAMGALSIPSCLAR। ये हमने आपको जब पिछला पाठ पढ़ाया था तो उसमें सारे इनके बारे में जो बताया था कि हम इसको क्या कहते हैं। तो वो अब जब आपने पाठ पढ़ा था तो हमने कहा था इनको आप याद कर लेना। हाइड्रोजन H, हीलियम He, तो ये सब उनसे जुड़े हुए हैं। तो अब ये क्या है? 18 तत्वों की हमारी किसका चित्र है? परमाणु संरचना का चित्र है। सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है। और किसी परमाणु के दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उसमें पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं जो हैं वो क्या करती हैं? क्रमानुसार बढ़ती रहती हैं। पहले 18 तत्वों की परमाणु संरचना की व्यवस्था
चित्र को चित्र 4.4 में दिखाया गया। तो अब ये क्या प्रैक्टिकल है, स्थायी परमाणु मॉडल तैयार करें तथा पहले 18 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दिखाएं। पहले 18 तत्वों के परमाणुओं की संयोजन सारणी जो 4.1 में दी गई है के द्वारा आपको यह करना है। अब फिर प्रश्न है हमारे, अब हम आपको इन प्रश्न का उत्तर लिखवाएंगे। अब पहला प्रश्न है हमारा इसमें, कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। तो आप इसका उत्तर लिखें। कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन रखता है, इसीलिए कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस तरह होगा, K कक्ष 2 इलेक्ट्रॉन, L कक्ष 4 इलेक्ट्रॉन या 2 4। तो सोडियम जो है वो 11 इलेक्ट्रॉन रखता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन वितरण इस प्रकार होगा, K कक्ष 2 इलेक्ट्रॉन, L कक्ष 4 इलेक्ट्रॉन, M कक्ष 1 इलेक्ट्रॉन या 2 8 1। तो यह हमारा पहला प्रश्न का उत्तर था। अब आप दूसरा प्रश्न देखो। दूसरा प्रश्न है, अगर किसी परमाणु का K और L कोश भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो इसका उत्तर है, K कोश में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन और L कोश में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन की आ सकते हैं। इस प्रकार K और L कोश यदि पूरे भरे हुए हैं तो दोनों में कुल 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यह हो गए आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर। आगे है अब संयोजकता। तो आप संयोजकता के बारे में पढ़ोगे। अब हम पढ़ चुके हैं कि परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं या कोशों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब देखो, जो भी परमाणुओं की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या कहा जाता है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बोर-बरी स्कीम से हम यह जानते हैं कि किसी परमाणु की बाह्यतम कक्ष जो है उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं और यह देखा जाता था कि जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन 8 से भरे होते हैं वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते। दूसरे शब्दों में ऐसे तत्वों की संयोजन शक्ति या संयोजकता 0 होती है। इन अक्रिय तत्वों में से हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अन्य में 8 होते हैं। सक्रिय तत्वों के परमाणु की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या किसी अन्य तत्व के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति है। अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का जो है वो प्रयास माना जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी बाह्यतम कक्ष को क्या कहा जाता है, अष्टक माना जाता है। परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। यह आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने, उनको ग्रहण करने या उनका त्याग करने से होता है। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वही उसी तत्व की संयोजक शक्ति अर्थात संयोजकता होती है, जिसकी चर्चा हम कहाँ कर चुके हैं, पिछले पाठ में हम कर चुके हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, लिथियम या सोडियम में जो है प्रत्येक के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में
जो है आपको एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, अतः यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं, इसीलिए इनकी संयोजकता एक कही जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की संयोजकता क्या है? यह 2 और 3 है, क्योंकि मैग्नीशियम के जो बाह्य कक्ष हैं उसमें 2 तथा एल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह से यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या उनकी क्षमता के अनुसार पूरी है तो संयोजकता एक प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। जैसे उदाहरण के लिए फ्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी संयोजकता 7 हो सकती है, किंतु बाह्यतम कक्ष में अष्टक बनाने के लिए फ्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना अधिक जो है हमारे लिए आसान है। अतः इसकी जो संयोजकता है वो अष्टक 8 में से 7 घटाकर हमें प्राप्त की जा सकती है। और इसी तरह जो है बच्चों फ्लोरीन की संयोजकता 1 है। ऑक्सीजन की संयोजकता का परिकलन भी इसी प्रकार किया जा सकता है। इस परिकलन से जो है ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी यह हम देखेंगे अभी। और फिर आप देखो, अतः प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजक शक्ति है जिसे हम क्या कहते हैं? संयोजकता। अब पहले आप ये देखो, एक सारणी दी गई है, ये है 18 तत्वों की संयोजकता सारणी। इसमें क्या है? अंतिम स्तंभ में दी गई है। अब ये आप देख सकते हो क्या है? विभिन्न शैलों में इलेक्ट्रॉन के वितरण के साथ पहले 18 तत्वों के परमाणुओं का संयोजन है। तत्व का नाम, फिर उनका प्रतीक जो हम आपको पिछले पार्ट में बता चुके हैं, फिर परमाणु की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और फिर इलेक्ट्रॉन का वितरण और फिर संयोजकता। तो यह आप देख सकते हैं इसमें किसके बारे में बताया गया है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, इसके बारे में आपको बताया गया है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, इनको इनके प्रतीक आगे दिए गए हैं, इनकी आगे संख्या दी गई है। तो यह आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। अब आप आगे देखो, फिर प्रश्न है हमारे। तो हमारा इसमें पहला प्रश्न क्या है? क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या से आप इनकी संयोजकता कैसे प्राप्त करेंगे? तो आप इसका उत्तर लिखिए। इलेक्ट्रॉन वितरण, पहले क्लोरीन लिखिए, फिर सल्फर, मैग्नीशियम, क्लोरीन की संयोजकता, सल्फर की संयोजकता, मैग्नीशियम की संयोजकता। फिर दूसरे कॉलम में आप के कक्ष लिखिए। क्लोरीन 2, सल्फर 2, मैग्नीशियम 2 और क्लोरीन की संयोजकता क्या है? 8 - 7 = 1 और सल्फर की संयोजकता 8 - 6 = 2। मैग्नीशियम की संयोजकता 2, 8, 2, 12। एक कक्ष में आप देखो क्लोरीन 8 है, सल्फर 8 है और मैग्नीशियम 8 है। एम कक्ष में क्लोरीन 7 है, सल्फर 6 है, मैग्नीशियम 2 है। तो ये है आपका टेबल। इसके बाद आप लिखेंगे किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वह उस तत्व की क्या होती है? संयोजकता होती है। तो आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब है परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु संख्या
के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं। एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या है, उसकी परमाणु संख्या को बताती है, जिसको हम किससे दर्शाते हैं, Z से। और किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या Z समान होती है। वास्तव में तत्वों को उनके परमाणु के विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से क्या करते हैं, हम परिभाषित करते हैं। तो समझ में आया आपको कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं और प्रोटॉनों की उपस्थिति, एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी क्या होती है, उसकी परमाणु की संख्या को बताती है, जिसको आप किससे दर्शाते हैं, Z से दर्शाते हैं। आगे देखो आप, वास्तव में तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से हम परिभाषित करते हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए Z = 1, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है। अब क्या है, देखो आप कि हाइड्रोजन जो है परमाणु के नाभिक में केवल कितने प्रोटीन होते हैं, एक प्रोटॉन होता है। और कार्बन के लिए आप क्या करते हो, Z = 6। तो इस प्रकार एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को क्या कहा जाता है, परमाणु संख्या कहा जाता है। अब आप आगे देखो, द्रव्यमान संख्या। अब ये तो आपने पढ़ा था परमाणु संख्या, अब है द्रव्यमान संख्या। एक परमाणु के अपरमाणु कणों के अध्ययन के बाद हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि व्यवहारिक रूप से परमाणु का द्रव्यमान उसमें विद्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कारण होता है। अब आपने उसमें पढ़ा था परमाणु संख्या में कि उसमें क्या है, प्रोटॉन होते हैं, और द्रव्यमान निकालने के लिए आप देख रहे हैं ना कि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के ही द्रव्यमान के कारण होता है। ये परमाणु के नाभिक में जो हैं वो विद्यमान होते हैं, इसीलिए इन्हें न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। उदाहरण के लिए क्या है, कार्बन का द्रव्यमान 12U है, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो 6U = 6U जो है, इसमें क्या है, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन हो गए, तो 6U = 6U 121। इसी प्रकार एल्युमिनियम का द्रव्यमान क्या है, 27U। तो ब्रैकेट में आप देख सकते हो 13 प्रोटॉन = 14 न्यूट्रॉन। तो एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो किसी परमाणु के दर्शाने के लिए आपने क्या करना है, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व का प्रतीक इस प्रकार से लिखा जाता है। अब वो क्या है, आप देखिए। उदाहरण के लिए जैसे नाइट्रोजन को आप कैसे लिखेंगे, नाइट्रोजन को हम इस प्रकार लिखते हैं 14/7 N। अब फिर आपके इसमें प्रश्न है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है और प्रोटॉन की संख्या भी 8 है, तब ए का परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी। तो ए का उत्तर लिखेंगे आप, परमाणु संख्या बराबर में प्रोटॉन की संख्या = 8। अब दूसरा क्या है आपका, परमाणु का क्या आवेश है, तो इसका उत्तर लिखेंगे परमाणु का आवेश = 0। अब आप सारणी देखिए,
सारणी 4.1 की सहायता से ऑक्सीजन और सल्फर परमाणु की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, ऑक्सीजन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 8 है, ऑक्सीजन प्रोटॉन परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 8 है। ऑक्सीजन परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या है? 8 + 8 16। सल्फर परमाणु में द्रव्यमान संख्या 16 है, तो सल्फर परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 16 है, तो सल्फर परमाणु के द्रव्यमान संख्या क्या है? 16 + 16 32। तो यह भी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब आप आगे देखो, समस्थानिक क्या है? प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणुओं की पहचान की गई है जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है? अलग अलग है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु लें, इसके 3 प्रमाणिक स्पीशीज होते हैं, प्लूटोनियम 1/1H, ड्यूटेरियम 2/1H या D, ट्राइटेरियम 3/1H या T। प्रत्येक की परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्रमशः 1, 2 और 3 है। इस तरह के अन्य उदाहरण हैं कार्बन 1, तो को आप कैसे लिख रहे हो? 1 नंबर पे कार्बन 12/6C और 14/6C। क्लोरीन है 35/Cl और 37/17Cl। इस उदाहरणों के आधार पर समस्थानिकों को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान नहीं लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम होते हैं। बहुत से तत्वों में समस्थानिक का मिश्रण भी होता है। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण जो हैं वो अलग अलग होते हैं। प्रकृति में क्लोरीन 2 समस्थानिकों के रूप में पाया जाता है जिसका द्रव्यमान 35U और 37U जो 3:1 में होता है। अब यहाँ पर क्या प्रश्न उठता है? अब ये तो हमने आपको सारा बताया कि स्थानिकों को जो है किस तरह से परिभाषित किया कि एक ही तत्व परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान है। अब इस बात को अब ध्यान से देखो कि जिनके परमाणुओं की संख्या तो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है, तो वो क्या है? समस्थानिक। तो इसमें क्या आ गया? फिर हम इसमें क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के तो 3 हैं, हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक हैं। वो कौन कौन से हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। आपको समझ में आया ये? आगे फिर क्या है? आगे है कि प्रकृति में जो है क्लोरीन को 2 समस्थानिकों के रूप में हमने पाया और जिनका द्रव्यमान क्या बताया गया? 35U और 37U। तो अब ये सब समझने के बाद अब फिर क्या हमारे यहाँ प्रश्न उठता है? अब यह प्रश्न उठता है कि किसी द्रव्यमान को क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान ना मानना चाहिए, तो आप इसके बारे में कैसे पता लगाएंगे? तो आपको इसके लिए क्या करना है? क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान निकालना है। वो क्या है? 35 × 75/100 = 37 × 25/100। तो ये क्या आया फिर आपके पास? ये आया आपके पास 105/4 = 37/4 = 142/4। तो ये क्या बना इसका उत्तर? इसका उत्तर बना 35.5U। किसी प्राकृतिक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले परमाणुओं के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। अगर किसी एक तत्व का कोई समस्थानिक नहीं है तो परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग
होता है। लेकिन अगर एक तत्व समस्थानिक रूप में उपस्थित होता है तो हमें प्रत्येक समस्थानिक रूप का प्रतिशत जानना होगा और औसत द्रव्यमान की गणना करनी होगी। तो इसका अब आप क्या मतलब निकालेंगे? हम इसका यह मतलब नहीं होगा कि क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान जो है एक भिन्नात्मक संख्या 35.5 U है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर आप क्लोरीन की कुछ मात्रा लेते हैं तो इसमें क्लोरीन के समस्थानक होंगे और औसतन द्रव्यमान 35.5 U होगा। तो अब आप यहाँ पर समस्थानिकों के अनुप्रयोग देखें कि कुछ समस्थानिकों के विशेष गुण होते हैं जिनका उपयोग आप विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। उनमें से वो क्षेत्र क्या हैं? उनमें से वो कुछ हैं, जैसे यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग जो है वो परमाणु भट्टी एटॉमिक रिएक्टर में ईंधन के रूप में होता है। और दूसरा, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। तीसरा, घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। आगे देखो आप, समभारिक दो तत्व कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और ऑर्गन परमाणु संख्या 18 के बारे में विचार कीजिए। प्रोटॉन में परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न है। दोनों तत्वों के द्रव्यमान संख्या 40 है, यानी तत्वों के इस जोड़े के अणुओं में कुल न्यूक्लियॉन की संख्या समान है। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों की जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है उन्हें क्या कहा जाता है? समभारिक कहा जाता है। अब आपको यह समझ में आ गया कि समभारिक क्या है? जब दो तत्व जैसे कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और ऑर्गन परमाणु संख्या 18 और फिर परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या अलग अलग है, तो दोनों में द्रव्यमान संख्या हमारी क्या आई? 40। तो इस जोड़े के अणुओं में कुल न्यूक्लियॉन की संख्या एक जैसी है। तो अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों की जो द्रव्यमान संख्या होती है वो जहाँ पर समान होती है उसे हम समभारिक कहते हैं। अब आप प्रश्न देखिए, जिन H, D और T के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अवपरमाणु कणों को सारणीबद्ध कीजिए। तो इसमें पहला है आपका हाइड्रोजन H, ड्यूटेरियम D, ट्रिटियम T। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन 1, ड्यूटेरियम 1, ट्रिटियम 1, प्रोटॉन हाइड्रोजन 1, ड्यूटेरियम 1, ट्रिटियम 1। अब फिर न्यूट्रॉन हाइड्रोजन 0, ड्यूटेरियम 1, ट्रिटियम 2। अब अगला प्रश्न देखो आप, समस्थानिक और समभारिक के किसी एक युग्म का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो अब आप इसका उत्तर लिखें। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है 12/6 C और 14/6 C आइसोटोप तथा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान जैसे 2 और 6। फिर 12/10 Ne और 12/11 Na आइसोबर है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विभिन्न जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है? भिन्न है, जैसा कि नीचे दिया गया है। 22/10 Ne तो और 22/11 Na क्या आया? ये 2 और 8 2 8 1। तो आपको समझ में आ गया ये। अब आपने ये हमने इस प्रश्न का उत्तर आपको समझाया। अब आपने इस पाठ में क्या सीखा वो पढ़ेंगे आप। इस पाठ में आपने क्या सीखा है वो मेन बातें हैं, मेन पॉइंट हैं, आपको अब हम बताएंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज क्रमशः जे टॉमसन और ई गोल्डस्टीन ने की। जे टॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धंसे होते हैं, और उसके बाद रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग ने परमाणु केंद्रक की खोज की,
और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने प्रस्तावित किया कि परमाणु के अंदर बहुत छोटा केंद्रक होता है और इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं। परमाणु की स्थिरता की इस मॉडल से व्याख्या नहीं की जा सकी। नील बोर द्वारा दिया गया परमाणु का मॉडल अधिक सफल था। उन्होंने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के साथ अलग अलग कक्षाओं में वितरित है। अगर परमाणुओं की सबसे बाहरी कक्षाएं भर जाती हैं तो परमाणु स्थिर होगा और कम क्रियाशील होगा। फिर आप देखो आगे, जे चैडविक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति को खोजा। इस प्रकार परमाणु के 3 अवपरमाणु कण हैं। कौन कौन से वो कण हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऋण अवशेषित होते हैं, प्रोटॉन धन आवेशित होते हैं और न्यूट्रॉन अनावेशित होते हैं। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/2000 गुना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में प्रत्येक का द्रव्यमान 1 इकाई लिया जाता है। परमाणु के कक्षों को KLML नाम दिया गया है। संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है। एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में विद्यमान प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। परमाणु की द्रव्यमान संख्या केंद्रक में विद्यमान न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होती है। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। समभारिक वे परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होती है। तत्वों को उनके प्रोटॉन की संख्या के आधार पर ही परिभाषित किया जा सकता है। तो आपको समझ में आ गया ये। अब हम आगे प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न अभ्यास है हमारा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कण, पहले आप कॉलम में ऊपर हेडिंग डालिए, कण, आवेश की प्रकृति, द्रव्यमान, स्थिति। तो अब इसमें सबसे पहले हमारा क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन। आवेश की प्रकृति में लिखिए आप ऋणात्मक ब्रैकेट में -1 या 1.6 गुना 10-19c। ये हमारा क्या आ गया? धनात्मक। और फिर आप इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिखिए 9.0 गुना 10-31 kg। और इसकी स्थिति क्या है इलेक्ट्रॉन की? नाभिक का बाहरी भाग। फिर आप प्रोटॉन लिखिए, प्रोटॉन है हमारा धनात्मक ब्रैकेट में प्लस या 1.6 गुना 10-19c और द्रव्यमान 1.672 गुना 10-27 किलोग्राम LU। इसकी स्थिति क्या है? नाभिक। अब है न्यूट्रॉन, कोई आवेश नहीं है और इसका द्रव्यमान है 1.672 गुना 10-27 kg LU, नाभिक। अब इसका दूसरा आप देखिए प्रश्न, जे टॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं? टॉमसन के अनुसार परमाणु का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के कारण है जो परमाणु में फैला हुआ है या रदरफोर्ड की परिकल्पनाओं से मेल नहीं खाती जिसके अनुसार परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में स्थित है। अब तीसरा प्रश्न देखिए आप, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं? तो इसका उत्तर है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसमें से विकिरण निकलते हैं। रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकसित करते हुए धीरे धीरे नाभिक के नज़दीक आते हैं और अंत में नाभिक में डूब जाते हैं। इसका अर्थ है नाभिक अस्थिर है, जो सत्य नहीं है।
अब आप प्रश्न 4 देखो, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। तो आप इसका उत्तर लिखिए। बोर के अनुसार परमाणु के केंद्र में एक धनात्मक आवेशित नाभिक स्थित है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है और नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन से कम है। आयतन का अनुपात 1:10⁵ होता है। सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं। परमाणु के इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों निश्चित वृत्तीय पथ पर घूमते हैं, जिन्हें कक्ष कहते हैं। इनको K, L, M, N आदि द्वारा निरूपित किया जाता है या 1, 2, 3, 4 द्वारा। फिर आप आगे देखें, प्रत्येक कक्ष को ऊर्जा निश्चित होती है, इसीलिए इन्हें ऊर्जा कक्ष या ऊर्जा स्तर कहा जाता है। जबकि इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा स्तर में कूदते हैं तो परमाणु की ऊर्जा में परिवर्तन होता है। जब तक इलेक्ट्रॉन एक विशेष कक्ष में रहते हैं, उनकी ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है। तो यह आपने एक चित्र बनाना है। इसमें परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तर, आपको ये हमने पीछे भी एक प्रश्न आया था उसमें बताया था और पाठ में भी पढ़ाया था, तो आप वो चित्र बनाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, इस अध्याय में दिए गए सभी परमाणु मॉडलों की तुलना कीजिए। तो इसका उत्तर लिखिए। थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन ने परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था। थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल द्वारा सिद्ध किया कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। और दूसरा इसका पॉइंट है, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसीलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। अब आगे आप क्या लिखेंगे? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड के परमाणु के नाभिकीय मंडल के अनुसार परमाणु का केंद्र धन आवेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। दूसरा पॉइंट इसमें, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तीसरा पॉइंट, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। अब तीसरा है हमारे साइंटिस्ट बोर। बोर ने क्या यहाँ पर मॉडल बनाया, उसके बारे में आप लिखिए। रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में इस प्रकार अपनी अवधारणाओं को प्रस्तुत किया। क्या थी वो अवधारणाएं? नंबर 1 पॉइंट पर, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन को विविक्त कक्षा कहते हैं। नंबर 2 पॉइंट, जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। अब आप प्रश्न 6 देखिए। पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम को लिखना है। तो यह क्या नियम है? विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित नियमों के अनुसार भरे जाते हैं। उत्तर है इसका। पहला पॉइंट है, दिए गए ऊर्जा स्तर या कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2n2 के सूत्र के अनुसार भरे जाते हैं। कक्ष की संख्या को बताता है। पहले कक्ष में K कक्ष में 2n2 = 2 गुना 1² बराबर में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरे कक्ष में L कक्ष में 2n² = 2 × 2 = 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तीसरे कक्ष में M कक्ष में 2n² = 2 गुना 3² = 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसका दूसरा पॉइंट लिखिए। यदि वह बाहरी कक्ष है तो इसमें इलेक्ट्रॉन 8
से अधिक नहीं होने चाहिए। तीसरा है इसका पॉइंट, विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन कदम वार भरे जाते हैं। आपने प्रश्नों का उत्तर देखा। अब आप 7वां प्रश्न देखिए। सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हुए संयोजकता की परिभाषा दीजिए। तो अब हम इसका उत्तर लिखेंगे। आप इसका उत्तर लिखिए। अब तत्व की दूसरे तत्व से संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। परमाणु के बाह्य कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या उसे परमाणु की संयोजकता बताती है, परंतु यदि बाह्य कक्ष इलेक्ट्रॉन इसकी पूर्ण क्षमता के नज़दीक हों तो बाह्य कक्ष के इलेक्ट्रॉन की संख्या को 8 में से घटाकर संयोजकता बताई जाती है। जैसे ऑक्सीजन की संयोजकता -2 है, यह 2 इकाई धनात्मक आवेश के साथ संयोग कर सकती है। सिलिकॉन की संयोजकता +4 है, क्योंकि ये 4 इकाई ऋण आवेश के साथ संयोग कर सकती है। जैसे SiCl4 या SiCl2 उदाहरण के। अब आप अगला प्रश्न देखिए 8। उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और समभारिक समस्थानिकों के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो आप इसका उत्तर लिखें। नंबर 1, परमाणु संख्या। एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताती है। इसे Z के द्वारा दर्शाया जाता है। किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या Z समान होती है। वास्तव में तत्वों को उनके परमाणुओं में विद्यमान प्रोटॉन की संख्या से परिभाषित किया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है। इसी प्रकार कार्बन के लिए Z=1, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है। इसी प्रकार कार्बन के लिए Z=6। इस प्रकार एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। दूसरा है हमारा द्रव्यमान संख्या। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग का द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। उदाहरण के लिए कार्बन का द्रव्यमान 12U है, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। 6U जमा 6U = 12। इसी प्रकार एल्युमिनियम का द्रव्यमान स्थायी 27U है। 13 प्रोटीन जमा 14 न्यूट्रॉन। समस्थानिक, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम 1/1H, ड्यूटेरियम 2/1H या D और ट्रिटियम 3/1H या T होते हैं। प्रत्येक की परमाणु संख्या समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्रमशः 1, 2 और 3 है। इस तरह के अन्य उदाहरण हैं कार्बन 12/6C और 14/6C, क्लोरीन 35/17Cl और 37/17Cl। समस्थानिकों के अनुप्रयोग। अब इसके बारे में आप लिखें। समस्थानिकों के अनुप्रयोग। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी ईंधन के रूप में किया जाता है और कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। तीसरा है इसका घेंगा के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। फिर है संभारिक
अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों की जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है संभारित कहा जाता है। जैसे दो तत्वों कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 और आर्गन की परमाणु संख्या 18 के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न है। तो यह हो गया आपका प्रश्न 8। प्रश्न 9 देखिए आप। अब प्रश्न 9 देखिए। Na+ के पूरी तरह से भरे हुए K व L कोश होते हैं, व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, इसीलिए सोडियम के उदासीन परमाणु 11 इलेक्ट्रॉन है। Na+ में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, इनमें से 2 के कक्ष में 8 L कक्ष में। इस प्रकार Na+ के और L कक्ष पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। अब आप प्रश्न 10 देखिए। अगर ब्रोमीन परमाणु दो समस्थानिक कौन से हैं उसके 79 ब्रैकेट में देखिए आप 79 79/35 Br 49 × 7% तथा 81/35 Br 50.3% के रूप में है। तो ब्रोमीन परमाणु के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं ब्रोमीन के आइसोटोप का परमाणु द्रव्यमान 79 U = 49.7%। और फिर आप आगे लिखेंगे 79 Br का ब्रोमीन के परमाणु द्रव्यमान के योगदान 79 × 49.7/100 = 32.26 U। ब्रोमोन का आइसोटोप जिसका परमाणु द्रव्यमान 81 U = 50.3% है। Br का ब्रोमीन के परमाणु द्रव्यमान के योगदान 81 × 50.3/100। तो ये कितना आ गया 40.74 U। इस प्रकार ब्रोमीन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 39.26 + 40.74 = 80.0 U। अब आप 11 प्रश्न देखिए। एक तत्व X का परमाणु द्रव्यमान 16.2 U है, तो इसके लिए किसी एक नमूने में समस्थानिक 16/8x और 18/8x का प्रतिशत क्या होगा। तो आप इसका उत्तर लिखें। माना 16/8x का प्रतिशत A, तो 18/8x का प्रतिशत 100 - A। इस प्रकार 16 × A/100 = 16 - A × 18/100। तो इसका क्या आएगा 16.2 या 16/8 × 90% है, तो 18/8 × 10% है। तो समझ आया आपको ये। अब आप 12वां प्रश्न देखिए। यदि तत्व का Z = 3 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी। तत्व का नाम भी लिखिए। तो यदि Z = 3 अर्थात परमाणु क्रमांक 3 है तो तत्व लिथियम है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2.1। अब आप 13वां प्रश्न देखिए। दो परमाणु स्पीशीज के केंद्रकों का संगठन नीचे दिया गया है। x y प्रोटॉन न्यूट्रॉन x है 6, y है 6, न्यूट्रॉन है 6, 8। x और y के द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। इन दोनों स्पीशीज में क्या संबंध है। तो आप इसका उत्तर लिखें। इसका उत्तर है
x की द्रव्यमान संख्या 6 जमा 6 12, y की द्रव्यमान संख्या 6 जमा 8 14। इस प्रकार x और y दोनों का परमाणु क्रमांक 6 है, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप हैं। अब आप प्रश्न 14 देखिए। निम्नलिखित वक्तव्यों में गलत के लिए F और सही के लिए T लिखें। तो A है आपका जे टॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि परमाणु के केंद्रक में केवल न्यूक्लियॉन्स होते हैं। तो इसका क्या उत्तर आएगा? इसका उत्तर है फॉल्स, F। फिर आप B देखिए। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, इसीलिए यह अनावेशित होता है। इसका उत्तर है F। अब आप तीसरा देखिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से लगभग 1/2000 गुना होता है। इसका उत्तर है T। अब आप आगे देखो। आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल टिंचर आयोडीन बनाने में होता है। इसका उपयोग दवा के रूप में होता है। इसका उत्तर F है। तो बच्चों यह आपको समझ में आया। अब आप देखो प्रश्न संख्या 15, 16 और 17 में सही के सामने टिक का चिन्ह और गलत के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। अब देखिए 15 में रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? परमाणु केंद्रक टिक, इलेक्ट्रॉन क्रॉस, प्रोटीन क्रॉस, न्यूट्रॉन क्रॉस। समझ में आया ये आपको? अब आप 16वां प्रश्न देखिए। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं समान भौतिक गुण, इसके आगे आप क्रॉस लगाएंगे। भिन्न रासायनिक गुण, क्रॉस लगाएंगे। न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या, इसके आगे आप टिक लगाएंगे। भिन्न परमाणु संख्या, इसके आगे आप क्रॉस लगाएंगे। अब आप 17वां प्रश्न देखिए। Cl आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या है 16। ये गलत है। 8 ठीक है, 17 गलत है, 18 जो है आपका वो गलत है। तो यह आपके प्रश्न हो गए। अब अगला प्रश्न देखिए। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है? तो आप A, B, C, D ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें इसका उत्तर है D 2 8 1। अब आपको एक सारणी दी गई है, इसको आपने पूरा करना है। तो यह सारणी आप कैसे करेंगे पूरी? इसमें क्या दिया गया आपको? परमाणु की संख्या, द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु स्पीशीज़। तो इसके बारे में हमने आपको यह तालिका, जब हम पाठ आपको पढ़ा रहे थे तब हमने आपको यह तालिका करवाई थी। तो अब यह आप तालिका स्वयं कर सकते हैं। इसी के साथ आपका यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आप इसे अच्छे से समझें। आप सभी बच्चे इस पाठ को अच्छे से पढ़ें। अब हम आपको अगले पाठ पर मिलते हैं।